Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 10th English worksheet number 76. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा 6th चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट रिचर्ड एब्राइट की, कि कैसे वो साइंटिस्ट बनते हैं. तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमें एक एक्सट्रैक्ट यानी पैसेज दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है, और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 76. सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 23rd of June 2021. हमारा चैप्टर है 6th चैप्टर ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की कहानी है कि कैसे वो साइंटिस्ट बनते हैं. ही वॉज ए क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि वो शुरुआत से क्यूरियस रहे. क्यूरियस होता है जिसको और अधिक जानने में मजा आता है, जिसको हिंदी में हम उत्सुक कह सकते हैं. He had started collecting butterflies in his childhood and by the time he is in the second grade, यानी जब वो सेकंड ग्रेड में थे तभी से वो बटरफ्लाइड है, जो बटरफ्लाइज है तितलियाँ, उनको कलेक्ट करने का उनको शौक था. एंड ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल द 25 स्पेसीज फाउंड इन हिज होम टाउन, यानी सेकेंड क्लास में था तभी उसने सभी वो 25 स्पेसीज जो उसके होम टाउन में मिलती थी उन सभी को कलेक्ट कर चुका था. ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स. साथ ही साथ जो कॉइन्स या फॉसिल्स या रॉक्स हैं इनको कलेक्ट करने की भी हॉबी थी रिचर्ड एब्राइट की सिंस चाइल्डहुड. वन डे हिज मदर गेव हिम ए बुक नेम्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, यानी उसे एक दिन एक बुक दी जाती है. उसकी मदर एक बुक देते हैं और ये उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है ये बुक. वो बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, यानी इस नाम से एक बुक दी जाती है. दिस बुक हैज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, यानी जो रिचर्ड एब्राइट है उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है वो प्रूव होती है. एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और वो साइंस से और ज़्यादा अटैच या कनेक्ट हो जाते हैं इस बुक के बाद. ही एक्सपीरियंस्ड द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर एंड मोर एवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो उसके बाद रियल साइंस से कनेक्ट होते हैं और एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं. एंड एट द साइंस फेयर ही वॉज नॉट एबल टू विन एनी प्राइज, यानी उसे एक्सपेक्टेशन थी कि उसे प्राइज मिलेगा लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता. तो उसे ये भी समझ में आता है, ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि उसे अगर कुछ जीतना है, आगे बढ़ना है तो उसे कुछ अलग करना होगा, रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे. सो लेटर फॉर हिज 8th grade he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars every year. 8th grade में उसका असाइनमेंट वो सेलेक्ट होता है क्योंकि उसने फाइंड किया था कि जो वायरल सिकनेस होती है उसका कारण क्या है, जिसके कारण जो मोनार्क कैटरपिल्स है वो हर साल मारी जाती है. ही थॉट दैट द कोज फॉर हिज दिस कुड बी बीटल. वो उसे लगता है कि इसका जो कारण है वो एक बीटल है, झिंगुर है. सो ही रेज्ड कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ द बेटल्स, इसलिए वो कैटरपिलर्स और बेटल्स को एक साथ रखता है फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए. हाउ ही वॉज रॉन्ग, लेकिन वो गलत था, ऐसा कुछ नहीं हुआ. नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट द वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका एक और प्रोजेक्ट वो सिलेक्ट होता है और उसकी थ्योरी थी दैट द वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स है उसकी कॉपी करते हैं. हिज प्रोजेक्ट गोट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी में उसका फर्स्ट प्राइज होता है एंड 3rd इन द कंट्री साइंस फेयर में उसे 3rd प्राइज मिलता है. इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल के जो सेकेंड ईयर है उसमें रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लीव्स ऑफ सेल्स. उसके बाद जो सेकेंड ईयर होता है उसके हाई स्कूल का, उसमें वो लिटिल बिट और आगे बढ़ते हैं और एक नए हार्मोन का पता लगाते हैं विच लेड टू द न्यू थ्योरी ऑन द लीव्स ऑफ सेल्स, यानी सेल्स से रिलेटेड एक नई थ्योरी है वो डेवलप करते हैं. ही ट्राइड टू फाइंड द पर्पज ऑफ टीनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा. जो मोनार्क प्यूपा है उसके ऊपर एक छोटा सा गोल्डन स्पॉट बना होता है. तो उसने फाइंड आउट किया कि इसका पर्पज़ क्या है, इससे उस मोनार्क जो बटरफ्लाई उसको क्या बेनिफिट मिलता है. दिस
Project won first place in country science fair and a chance to work in Walter Reed Army Institute of Research. और उसके इस जो प्रोजेक्ट है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है साइंस फेयर में, और उसे वाटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है वहाँ पर वर्क करने का एक मौका मिल जाता है। एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones, chemical structures. ओके, तो एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट है तो ये काफ़ी बड़ा ये अचीवमेंट था उनके लिए, क्योंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स मीन्स आप हाई स्कूल में हो तो आपने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, नहीं किए अभी तक। तो वहाँ पर एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट्स ही कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, वो कंटिन्यू रखते हैं। फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर है उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है ड्यूरिंग हिज स्टडी। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन he got the idea of his new theory that tells cells can read the blueprint of its DNA. एक नई थ्योरी लेके आता है कि जो डीएनए है वो सेल्स है उससे भी पता चल सकता है, यानी कि सेल्स है कैन रीड द डीएनए जो होता है, हर किसी का अलग डीएनए होता है तो उसको रीड किया जा सकता है। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट वुड बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। और उस वक्त ये होता है कि अगर ये थ्योरी करेक्ट प्रूव होती है तो ये लाइफ को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला था। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज है उसको भी रोकने में ये हेल्पफुल रहने वाला था। सो दिस वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट की एक ग्रेट अचीवमेंट थी एंड इट वॉज द अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज स्टडी, यानी जब वो पढ़ रहा था तभी इस टाइप की अचीवमेंट है वो रिचीव कर लेते हैं कौन, रिचर्ड एब्राइट। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साइंस में ही घुसे होते थे, उनके बाकी इंटरेस्ट भी थे, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट एंड इज ऑल्सो कैनोइस्ट एंड एन आउटडोर पर्सन, यानी घूमना फिरना भी काफ़ी पसंद था उन्हें। ऑल्सो ही वॉज कम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस, वो कम्पिटिटिव थे लेकिन इन पॉजिटिव सेंस, ये नहीं कि कंपटीशन का मतलब दूसरों को हराना, कंपटीशन मीन्स दैट कि हमें खुद का लेवल है ऊपर लेके जाना है। एंड ऑलवेज वॉन्ट टू डू हिज बेस्ट, और हमेशा अपना अच्छा करने की कोशिश करते थे। मोरेवर ही पोजेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग ए गुड साइंटिस्ट, और उसमें सारी वो क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए। विद प्रिजर्वेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल, कि कोई भी ड्रीम है वो किससे, प्रिजर्वेंस से, डेडिकेशन से, जो हार्डवर्क है उससे अचीव किया जा सकता है, और वो सब कुछ जो रिचर्ड एब्राइट थे उनमें थे। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट जिसको हमने पढ़ा समझा। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज की इस वर्कशीट में वी आर हैविंग टोटल 10 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। किंडरगार्टन में ही, यानी कि जब वो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड में थे तब उनमें कई सारे हॉबीज डेवलप होती। कौन सी हॉबीज ये हमें बताना है। एब्राइट वॉज फैसिनेटेड बाय द बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे वो। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन में वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना उसने शुरू कर दिया था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, इसके साथ साथ उसने रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स इनको कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया था इन हिज किंडरगार्टन। ही ऑल्सो बिकम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गया था, यानी कि स्टार को उनको गेज करना, उनको देखना भी उसकी हॉबीज में इंक्लूड था। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग ए साइंटिस्ट। एब्राइट की मदर है उसकी कैसे हेल्प करती है साइंटिस्ट बनने में। रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बाय इंक्रीजिंग हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी मदर है उसको इंक्रेज करती है लर्न करने के लिए। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वहाँ पर उसको मोटिवेशन मिलता है उसकी मदर से। सो रिचर्ड एब्राइट्स मदर helped him by increasing his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments. उसे वो ट्रिप्स पे लेके जाती है, उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स है या इक्विपमेंट्स है, वो सब कुछ उसे अवेलेबल करवाती है जो सब कुछ चाहिए होता है रिचर्ड एब्राइट को। सो सी हेल्प्ड इन मेनी वेज। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, मेंशन एनी टू एब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमें
कोई 2 कंट्रीब्यूशन बताने जो वर्ल्ड ऑफ साइंस को दिए हैं एब्राइट ने। एब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बटरफ्लाई। एक हार्मोनियन है, जो हार्मोन है उसको वो डिस्कवर करते हैं जो किसी भी बटरफ्लाई है उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पहला तो ये डिस्कवरी या कंट्रीब्यूशन था। सेकंड, ही ऑल्सो रिसर्च्ड एंड डिस्कवर्ड द वे टू रीड द डीएनए विद द हेल्प ऑफ सेल्स, कि सेल्स की हेल्प से कैसे डीएनए को रीड किया जा सकता है, ये भी डिस्कवरी या कंट्रीब्यूशन था रिचर्ड एब्राइट का। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग एब्राइट ए साइंटिस्ट, कि एब्राइट वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। कैसे बने, कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उन्हें साइंटिस्ट बनाया। द ऑथर मेंशन 3 क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ऑथर ने 3 क्वालिटीज की बात की है जिससे साइंटिस्ट बना जा सकता है। वो है फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि शार्प माइंडेड होने चाहिए हम, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमारे माइंड में, एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और एक विल पावर भी होनी चाहिए कि जो करना है वो करना है, मतलब ठान लिया तो ठान लिया। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्राइट स्टूडेंट। रिचर्ड एब्राइट थे, वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, ब्राइट स्टूडेंट थे, एंड वॉज हैविंग ऑल दीज क्वालिटीज़, और वो सारी क्वालिटीज़ थी जिन्होंने उन्हें हेल्प की साइंटिस्ट बनने में। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप। व्हाट इज़ द थ्योरी अबाउट। यहाँ पे बात की गई है कि अगर ये थ्योरी है सही से वर्क करती है तो ये एक बड़ा स्टेप होगा। तो ये किस थ्योरी की बात की गई, व्हाट द थ्योरी वाज अबाउट। एब्राइट वाज क्यूरियस एंड ईगर लर्नर एंड ही हैड ए ब्राइट माइंड एंड पेशेंस एंड द कैपेसिटी टू वर्क हार्ड। एब्राइट था, वो क्यूरियस था, ईगर लर्नर था, और उसमें ब्राइट माइंड था, पेशेंस था, कैपेसिटी टू वर्क था, एंड ही वॉज डेडिकेटेड टुवार्ड्स हिज रिसर्च टू, और वो काफ़ी डेडिकेटेड थे अपनी रिसर्च को लेकर के। इसमें यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है, दैट ही रिसर्च दैट हाउ वी कैन रीड डीएनए विद द हेल्प ऑफ द सेल। सो हियर जहाँ जिसकी बात की जा रही है थ्योरी की, तो इसी थ्योरी की बात की जा रही है, दैट ही डिस्कवर्ड अबाउट हाउ वी कैन रीड अ डीएनए विद द हेल्प ऑफ द सेल्स। क्योंकि इसकी हेल्प से अगर ये ऐसा हो जाता तो इससे क्या होता, काफ़ी सारी जो डिजीज़ थी उसका इलाज करना, कंट्रोल करना काफ़ी ईजी होने वाला था। तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, दैट ही रिसर्च दैट हाउ वी कैन रीड डीएनए विद द हेल्प ऑफ द सेल, एंड इट वाज ए ग्रेट स्टेप इन द फील्ड ऑफ साइंस एट दैट टाइम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही कुड नॉट विन अ प्राइज एट द साइंस फेयर। जब एब्राइट है वो साइंस फेयर में एक प्राइज नहीं जीत पाते तो उन्हें क्या लेसन, क्या सीख मिलती है। ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उसे ये पता चला कि विनर्स अगर जीतना है तो रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। सो ही डिसाइडेड टू डू फर्दर रिसर्च इन हिज फेवरेट फील्ड, दैट इज इंसेक्ट, एंड ऑन विच ही हैड ऑलरेडी बीन डूइंग वर्क। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा फर्दर स्टडी करेंगे, किस में, अपने फेवरेट फील्ड में। फेवरेट फील्ड कौन सा था, इंसेक्ट्स की स्टडी में। ओके, सो उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ, दैट टू विन ए प्राइज नीड टू डू समथिंग रियल एक्सपेरिमेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डिड एब्राइट अंडरटेक। एब्राइट है वो कौन से एक्सपेरिमेंट या प्रोजेक्ट है उनके ऊपर वर्क करता है। For his 8th grade project, Ebright tried to find a cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. पहला जो उनका प्रोजेक्ट था जो 8th ग्रेड में उन्होंने लिया था, he tried to find out the cause of a viral disease जो मोनार्क बटरफ्लाइज में फैलती जिसके कारण जो कैटरपिलर्स थे वो मारे जाते थे। तो वो वायरल डिजीज का कारण क्या था वो फाइंड आउट किया था। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय बेटल। एब्राइट को लगता कि बेटल के कारण ये सब कुछ हो रहा था। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द बेटल, और बेटल के प्रेजेंस में वो कैटरपिलर्स है उनको रखता है, एंड लेटर ही फाउंड दैट ही वॉज रॉन्ग। बाद में पता चलता है कि वो सही नहीं थे। तो ये उसका प्रोजेक्ट था दैट ही कैरिड ड्यूरिंग हिज 8th ग्रेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन रहेगा, हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, एलाबरेट दिस विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। किसी भी पर्सन की लाइफ में हॉबीज़ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी बनते हैं
उसमें अगर हॉबी इंक्लूड है, इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू गेट द श्योर सक्सेस। अगर कोई काम हम करें और वही हमारी हॉबी हो जाए तो हमें सक्सेस मिलने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि हमें मज़ा आता है। जब मज़ा आता है इट मीन्स दैट हम उस काम को थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे और इन्जॉय करते हुए करते हैं तो हम बेटर कर पाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया, बताया गया कि हॉबीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। एलोबरेट दिस विद द रेफरेंस ऑफ द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। कोई रेफरेंस देते हुए हमें इसको एक्सप्लेन करना है। इट इज़ ट्रू दैट हॉबीज़ आर स्टेपिंग स्टोन्स इन इनोवेटिव आइडियाज़। यानी इनोवेटिव आइडियाज़ की बात करें तो उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेपिंग जो स्टोन होता है वो होता है हॉबीज़। इन द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एज ए हॉबीज़। एब्राइट है वो बटरफ्लाइज को एज ए हॉबीज़ है वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। दिस लेड हिम टू रिसर्च एंड डिस्कवर्स मेनी थिंग्स अबाउट बटरफ्लाइज। और उसके बाद इसी कारण वो काफ़ी सारे रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और काफ़ी सारे जो न्यू थिंग्स है वो डिस्कवर करता है। हेंस वी कैन से दैट हॉबीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। किसी भी पर्सन की लाइफ में हॉबीज़ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। जो हमारा 9th क्वेश्चन है दैट इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, बिसाइड क्यूरियोसिटी a number of other values are required to become a successful scientist. Explain with reference to the chapter The Making of a Scientist. हमें बताना है कि क्यूरियोसिटी के अलावा भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ है जिसकी ज़रूरत होती है साइंटिस्ट बनने के लिए, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। हमें बताना है कि एब्राइट में ऐसा क्या था, यानी कि वी नीड टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प विद द रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर। क्यूरियोसिटी टू नो मोर or a motivation to find reasons for the existence of anything or any phenomena are necessary for becoming a successful scientist। कि ये तो सबसे ज़रूरी है क्यूरियोसिटी होना। क्यूरियोसिटी क्या है? टू नो मोर, यानी ज़्यादा जानने के लिए ट्राई करना, या फिर टू फाइंड द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग और एनी फिनोमेना, यानी कि किसी भी जो एग्जिस्टेंस है, किसी भी प्रोडक्ट, वस्तु, गुड्स कोई भी लगा लीजिए, तो उसके पीछे कारण क्या वो जानने की कोशिश करना, वो बोलते हैं क्यूरियोसिटी। सो क्यूरियोसिटी इज मोस्ट नेसेसरी फॉर द बिकमिंग ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट। द अर्ज टू नो मोर डेवलप्स द साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन ए पर्सन। द अर्ज टू नो मोर, यानी कि हम जितना अधिक जानने की कोशिश करेंगे उतना ही साइंटिफिक एप्टीट्यूड है एक पर्सन में डेवलप होता है। एट ए वेरी यंग एज एब्राइट बिकम कम्पिटिटिव बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस काउंटी फेयर्स। काफ़ी सारे जो कंट्री के फेयर्स होते हैं, साइंस फेयर्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है एब्राइट। एंड ही बिकम कम्पिटिटिव एंड हैविंग द हाई लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी उनमें थी। ही नेवर लॉस्ट होप, वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टू डू बेटर, और लगातार कोशिश करता है, ट्राई करता रहता है। इन एडिशन टू क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, एब्राइट डिस्प्लेड द क्वालिटीज ऑफ हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन तो था ही, साथ साथ हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन, यानी कि जो ठान लिया वो ठान लिया, और पेशेंस, धैर्य भी चाहिए, यानी कि जो आउटकम्स है वो एकदम से नहीं आते, लगातार कंटिन्यूस वर्क करना होता है। सो ऑल दीज क्वालिटीज वर द पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्राइट। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड फेलियर्स, जब वो सक्सेसफुल नहीं रहता तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता है। एंड सक्सेस इन द राइट स्पिरिट, फेलियर और सक्सेस को वो राइट स्पिरिट जो स्पिरिट है उसमें एक्सेप्ट करता है। सक्सेस होता है तो भी कंट्रोल में रहना होता है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग द फेलियर इट शुड ऑल्सो बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। दस ही बिकम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, और इन्हीं सब के कारण वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन पाता है। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। दिस वन इज ऑल्सो ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। रिचर्ड एब्राइट displayed a well-rounded personality. Do you agree? रिचर्ड एब्राइट थे एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी थे। क्या हम एग्री है? पहली चीज़ हमें ये बतानी है। एंड देन इलूसिडेट द कंटेक्स्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, हमें इसको फिर एक्सप्लेन भी करना है। ओके, एब्राइट्स जीनियस वॉज ऑब्वियस बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड। कि एब्राइट वॉज ए जीनियस स्टूडेंट, जब सेकेंड क्लास में था तभी से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी। ही मैनेज टू कलेक्ट ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन एंड क्लासीफाई दैम। उसी सेकेंड ग्रेड के दौरान उसने सभी जो 25
टाइप्स की जो बटरफ्लाइज उनके आसपास मिलती थी उनको न केवल कलेक्ट किया बल्कि क्लासीफाई भी कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ही ऑल्सो लव टू कलेक्ट कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स। वो कॉइन्स, फॉसिल्स और रॉक्स हैं उनके कलेक्ट करने की भी हॉबी थी। साइंस वॉज नॉट हिज ओनली पैशन, और साइंस वॉज नॉट हिज ओनली पैशन, जो साइंस था उसका ओनली पैशन नहीं था, ये नहीं था कि सिर्फ साइंस के ही पीछे वो पड़े हुए थे। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज स्कूल्स ऑरेटरी क्लब, जो स्कूल का ऑरेटरी क्लब था उसका वो एक्टिव मेंबर था, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब का भी एक्टिव मेंबर था, एंड वॉज एन इफेक्टिव डिबेटर एंड ए पब्लिक स्पीकर। एक इफेक्टिव डिबेटर भी थे और पब्लिक स्पीकर भी थे। ही लव्ड फोटोग्राफी एज वेल, यानी उनका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, एंड ही वॉज इंथ्यूजियास्टिक कैनोइस्ट एंड एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन भी थे, यानी कि उन्हें बाहर घूमने फिरने का भी शौक था। इट मीन्स दैट ही वॉज ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, सिर्फ साइंस पे फोकस नहीं था, वो अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, ऑरेटर थे, डिबेटर थे और फोटोग्राफर थे और ऑलराउंड आउटडोर पर्सन थे। इट मीन्स सब कुछ उनमें था। लर्निंग वॉज ईजी फॉर हिम, उसके लिए सीखना काफ़ी ईजी था। सो ही फाउंड इट सिंपल टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू मेनी अदर इंटरेस्ट, और इसलिए वो जो टाइम था वो बाकी हॉबीज़ के ऊपर भी वो डिवोट कर पाए। ही बिकम ए चैम्पियन इन वट एवर ही डिड, और जो कुछ भी उसने किया उसमें वो चैम्पियन बने। ही बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू विन, और वो कंपटीशन की स्पिरिट में बिलीव करता था इन ए पॉजिटिव सेंस। बट ही डिडंट विश टू डिफीट अदर जस्ट टू विन, लेकिन वो किसी को हराना नहीं चाहते थे सिर्फ जीतने के लिए। सो ही वॉज इन द फेयर ऑफ द हेल्दी कंपटीशन के फेयर में थे। ही वॉन्टेड टू विन टू डू हिज बेस्ट, वो जीत के लिए अपना बेस्ट देना चाहते थे। दस ही डिस्प्लेड ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी थी। ही वॉज नॉट जस्ट ए साइंटिस्ट, ही वॉज ए वेल बैलेंस्ड पर्सन टू, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक बैलेंस्ड पर्सन भी थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी लेंथी थी लेकिन ईजी थी। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।